हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला एनसीईआरटी जो कि क्लास 6 की है। ये जो है ये एक मिनट हम ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में जो है चैप्टर है फर्स्ट सौरमंडल जियोग्राफी का ये है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी क्लास 6 की। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है एनसीईआरटी की जिसमें सभी सब्जेक्ट को हम लाइन बाय लाइन जो है पढ़ते जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। इसके बाद 7 और 8 की होगी। 9 की हमने जो है पहले ही बना दी थी, तो उसकी वीडियो जो है अपलोड है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक जो है सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उसको जाके देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें मेन मेन जो टॉपिक है उसी को पढ़ेंगे, ज्यादा मतलब जो चीज जरूरी है एग्जाम के अकॉर्डिंग उसी को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग आकार, समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे बात हुई है आकाश की, सौरमंडल की, जिसमें ढेर सारे ग्रह दिखते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि आसमान में हम लोग बहुत सारी चीजें तो देखते हैं, साथ में चंद्रमा को देखते हैं जिसकी आकृति क्या होती है, दिन भर घटती बढ़ मतलब रोज हर रोज उसकी आकृति घटती बढ़ती रहती है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। मतलब जब आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से पूर्ण दिखाई देता है, पूरा एकदम गोल से में लगभग, तो वो कौन सा दिन होता है, वो पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते हैं। नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। मतलब 15 दिन सूर्य चंद्र जो है, चंद्र कला कहते हैं, अपना 15 दिन में जो है आकार बदलता है। 15 दिन में जो है आकार बदलता है, मतलब एक 15 दिन के बाद अमावस्या आती है, नेक्स्ट 15 दिन के बाद जो है पूर्णिमा आती है। आगे देखते हैं। आगे है, ऐसी रात में अलग आ, अगर आसमान साफ होता है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं क्या होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। मतलब कि खगोलीय पिंड क्या होता है, तो वो वस्तुएं जो रात को आसमान में दिखाई देती हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, तो ये सभी क्या है, खगोलीय पिंड है। आगे देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। मतलब कि जो आसमान में पिंड है, वो पिंड जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, जिनके पास खुद की गैस होती है, ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है, और बड़ी मात्रा में ऊष्मा जो है वो अपनी उत्सर्जित करते हैं। तो इस तरह के पिंडों को जो है क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। आगे देखते हैं। ये सभी तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नीचे से आते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे कि आसमान में कुछ नहीं तो हमने ये सुना है ना, सप्तऋषि तारा। तो ये सभी क्या होते हैं, एक पैटर्न में तारे जो होते हैं लगे हुए रहते हैं, या तारों से एक पैटर्न बनता है। तो इन्हीं पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र है। मतलब ये जो नक्षत्र है इनके ये नाम है। हम नक्षत्र यहाँ नहीं दिखाया गया, खैर यहाँ पे सप्तऋषि वाला नक्षत्र ये देखिए, यहाँ यहाँ ये 4 5 6 7, ये सप्तऋषि एक तरह से ये बना रहे हैं एक हल की आकृति। तो इन्हें हम सप्तऋषि वाली आकृति बोल सकते हैं। आगे है, इसी प्रकार नक्षत्र होते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त 7 ऋषि संत, यानी 7 संतों का ये चीज जो है वो दर्शा रहा है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, ये अर्सा मेजर का एक भाग है। आगे देखते हैं।
प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। तो ध्रुव तारा जो है ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है। पहले जमाने के लोग जो थे ये तारों के द्वारा ही या तारों के माध्यम से ही अपने दिशा का पता लगाते थे। कुछ रोचक तथ्य देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टी है। पृथ्वी इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। एक चीज जान लीजिए कि अभी तक हमने सिर्फ शनि के चारों तरफ छल्ले जानते थे या कई सारी बुक में थी, लेकिन बृहस्पति, शनि और यूरेनस इन तीनों के जो है चारों तरफ क्या होती है, छल्ले होती हैं। अब आते हैं आगे अपने पाठ पे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। कौन से पिंड ग्रह कहलाते हैं? जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह पृथ्वी चमकती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि अगर हम पृथ्वी को जो है चंद्रमा पर से देखेंगे तो पृथ्वी भी जो है चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखेगी। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। और ये देखिए, ये ग्रह दिए हुए हैं एक क्रम से, तो इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे सब सूर्य के सबसे नजदीक जो है शुक्र है, सॉरी बुध है, 58 दूरी इसकी है किलोमीटर। फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी तीसरे नंबर पे है, मंगल चौथे नंबर पे है, मंगल और बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस अरुण है और लास्ट में नेपच्यून यानी कि वरुण है। और मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में ये देख सकते हैं जो पट्टी बनी है क्षुद्र ग्रह की, ये क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने अगले क्लास पे। अब आगे देखते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। उपग्रह किससे कहते हैं? यह हमारी पृथ्वी के सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा क्या है? सूर्य का तो चक्कर लगा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इस कारण इसे हम पृथ्वी का चंद्रमा कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौर मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मुखिया सूर्य है, इसलिए हम इसे सौर मंडल बोलते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इसमें सूर्य के बारे में बताया गया है कि सूर्य क्या है? सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सभी ग्रह इसके तरफ चक्कर लगाते हैं। यह अत्यधिक गैसों से बना हुआ है। इसके खिंचाव के कारण ही जो है सौर मंडल इससे बंधा हुआ है। सूर्य उष्मा का एकमात्र जो है
स्रोत है सौर मंडल के लिए। आगे है ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद करने का तरीका, यहाँ पे ये तरीका दिया गया है, आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। आगे है सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार फैले हुए हैं, ये कक्षाएं कहलाती हैं। मतलब जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य का एक निश्चित, जैसे ये बीच में हमारा सूर्य हो गया, तो ये सभी एक दीर्घ वृत्ताकार में इसका जो है चक्कर लगाते हैं। ये ऐसे दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य का सभी ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। तो बुध सब सूर्य के सबसे नजदीक है, तो सबसे नजदीक की ये कक्षा है, तो इसमें सबसे जो है बुध होता है। ठीक, उसके आगे जो है और भी ग्रह आता है। ये कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, तो ये 88 दिन में जो है सूर्य का चक्कर लगा लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। आगे है सभी। अभी तक तो प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपने बैठक अगस्त 209 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंडों 2003 में खोजे गए थे यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। मतलब इनकी जो क्वालिटी थी, अभी तक जो था प्लूटो भी, यानी पूरे सौरमंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को जो है 2006 में हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो है बौने ग्रह की श्रेणी में आ गया। आगे देखते हैं भूआप क्या है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। मतलब सूर्य से अगर दूरी की बात करें तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है एवं ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसका आकार भूआभ कहा जाता है। मतलब पृथ्वी ऐसे पूरी गोल नहीं है, पृथ्वी ध्रुवों पे आके ऐसे ऐसे थोड़ी सी चपटी हो गई है, तो इसको क्या कहा जाता है? भूआभ कहा जाता है। भूआभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, जिसे हम क्या कहते हैं? भूआप कहते हैं। पृथ्वी के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी, वायु एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, अब रोचक तथ्य जान लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। आगे देखते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आगे देखते हैं, यहाँ पे उपग्रह की परिभाषा दी गई है। वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? कृत्रिम उपग्रह यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सभी हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है एक कृत्रिम उपग्रह है। आगे देख लेते हैं, चंद्रमा के ही बारे में है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है।
हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं, क्योंकि जितने दिन में पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती है उतने ही दिन में लगभग जो है सॉरी पृथ्वी नहीं, चंद्रमा, जितने दिन में चंद्रमा जो है अपने धुरी पे घूमती है उतने ही दिन में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इसलिए जो हिस्सा उसके सामने पड़ता है वही बार बार आता है, हम पृथ्वी का दूसरा भाग नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया देखी जा सकती है। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं। जब पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखाई देता है तो उस समय इसे हम देख सकते हैं। इसके माध्यम से चंद्रमा में कई तरह से जो है छाया दिखती है। आगे क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब आसमान में, ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं, सॉरी पिंड होते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने फिगर में आपको दिखाया था। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। मतलब क्षुद्र ग्रह कहाँ से आते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं क्या होते हैं? ये सभी ग्रहों के भाग होते हैं जो टूट के पृथ्वी सॉरी ग्रहों से अलग होके क्षुद्र ग्रह बन जाते हैं। सूर्य उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। मतलब कि उल्का पिंड आसमान में घूमते हुए टुकड़े होते हैं जो कि कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र में आने लग मतलब उसके केंद्र में आ जाते हैं तो धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। और जब वो आ करके पृथ्वी में आने लगते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। तो इससे प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और लगभग आसमान में ही जल के खत्म हो जाते हैं। कभी कभी कोई उल्का पिंड जब नीचे गिर जाता है तो वहां पे गड्ढा बहुत बड़ा बन जाता है। आगे देखते हैं। खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है क्या? यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे होती है। सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। मिल्की वे आसमान में जब कभी आप देखेंगे तो इस तरह से जो है दिखाई देगा, एक सफेद पट्टी जिसमें ढेर सारे ग्रह दिखाई देंगे, बहुत छोटे 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 छोटे। इन्हें हम क्या कहेंगे? आकाशगंगा मिल्की वे कहेंगे। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। पहले लोग इसको क्या एक नदी के समान मानते थे, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली होती है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यहाँ पे ये पृथ्वी है। पृथ्वी किसमें है? सौरमंडल में है। सौरमंडल किसमें है? आकाशगंगा में है। और आकाशगंगा किसमें है? ब्रह्मांड में। यानी सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मांड है, उससे छोटा आकाशगंगा, फिर सौरमंडल, और सौरमंडल का एक ग्रह है पृथ्वी। तो ये हमारा जो था क्लास 6 का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए।